In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. ओके डियर स्टूडेंट्स, बजट मंथन में आपका स्वागत है। 24-25 का यह बजट बहुत ही अपने आप में यूनिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राएली हैज गिवन अ वेरी एप्ट रिमार्क, lies, damn lies and statistics. These are the 3 means to mislead the people. मतलब जो आंकड़े हैं वो मिसलीड करने में माहिर हो। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए परीक्षोपयोगी क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का वर्जन कुछ और होता है और अपोजिशन का वर्जन कुछ और होता है, और बीच के जो लोग होते हैं वो केवल आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि इसमें आउटले ये है, ये ज्ञान प्रोजेक्ट ये है, इसमें इस तरह से आप बताते हैं विकसित भारत में 9 प्रायोरिटीज है। स्टूडेंट्स उसकी बहुत सारी डेटाज और आंकड़ों से दब जाते हैं। तो पहली बात, हमारे इकोनॉमी के हमें पहले अपने टीम से परिचय करा दूं। मंथन में मुलाकात होती रही है, ये बजट मंथन में भी मैं फिर एक बार इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। अब मैं उधर से शुरू करता हूं। ये लोधा सर हैं, ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इनसे काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरा गौरव सर है, चिर परिचित चेहरा, आपको पता ही है, इकोनॉमी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। और हमारे पास इकोनॉमी के 2 एक्सपर्ट अभी बैठे हैं। हमारे राइट साइड में गौरव सर हैं और लेफ्ट साइड में मयंक सर है, और उसके बाद सौरभ सर हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। तो ये सभी के सभी विशेषज्ञ हैं, सभी ऑल आर एक्सपर्ट्स, और हम थ्रू द एक्सपर्ट्स एंड देयर प्रीशियस वर्ड्स मैं आपको जितने बजट के नुआंसेस है उसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा कि आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा सीज करते हुए स्टूडेंट्स के अंदर घुसिए और पता करके बताइए स्टूडेंट्स को एक बजट में क्या जानना चाहिए, जिस व्हाट डू दे रिक्वायर। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं हमारे लिए एक बजट में क्या महत्वपूर्ण है, तो पहले बहुत ब्रीफली अगर हम ये समझ लें बजट का प्रोसेस क्या है, क्यों है और किस पर्पस से है, तो आपको बड़ा उससे लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ केंद्र में जब भी सरकार को कोई खर्च करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि हमेशा पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, संसद से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा जो राजकोष है उसे कहा जाता है, और उसमें से पैसा निकालने का ये नियम है। अब क्योंकि हर बार अगर सरकार हर खर्च करने से पहले अप्रूवल लेगी तो ये बड़ा टफ प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए सारे साल के आने वाले खर्चों का एक लेखा जोखा बनाकर उनके लिए एडवांस में अप्रूवल ले लिया जाता है। और इसी दौरान ये भी बता दिया जाता है कि ये सब जो खर्च होने वाला है, इस पैसे को वो कहाँ से लाएंगे। तो इसी पूरे प्रोसेस को, इसी डॉक्यूमेंट को जब अप्रूव पार्लियामेंट में कराया जाता है, वही बजटरी सेशन होता है और वही डॉक्यूमेंट बजट कहलाता है। अब हमारे लिए इस बजट में क्या जानने को है कि हमें बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना है, ना तो यूपीएससी कभी सीधे तौर पर आंकड़ा पूछती है कि इतने % ग्रोथ हो रही है, आपको क्या लगता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ना ही वो कभी सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि इस बार के बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया, तो आपको ये सब नहीं बहुत अधिक ध्यान देना है। हमारा प्रश्न आएगा या तो मैन्युफैक्चरिंग पे एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि हम रोजगार सृजन कर सकते हैं, तो आपको जनरल बात करनी है। फिर लेकिन जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है, वहां पर आमतौर पर पूछा जाता है इस विषय में सरकार की ओर से लिए गए कदमों की समीक्षा कीजिए, या सरकार द्वारा क्या कदम लिए जा सकते हैं, वहां बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बजट में दी गई स्कीम्स को आपको बहुत ब्रीफ में वहां मेंशन करना पड़ेगा, वहां पर उनका उल्लेख करना पड़ेगा। बजट में दिए गए डाटा अगर आप 1-2 ला पाए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उनका बहुत अधिक महत्व नहीं है। तो आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स को इस प्रकार याद रखना। सीधा प्रश्न बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है कि कभी आता है, किंतु प्रश्न आता है किसी सेक्टर पर, तो कहीं पर महिला विकास के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, तो बजट में सरकार ने क्या स्कीम इस बार दी या पिछले बजट में दी, उनमें से अगर आप 1-2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट इस तरह के दे पाएंगे तो वो बहुत अच्छा है।
तो बजट हमें इस प्रकार यूज करना है। हर बार इस तरह के 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं जहां हम बजट से कोई संदर्भ उल्लेख लेकर अपने उत्तर में बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर सकें। मतलब एडिशंस कर सकते हैं। जी अगर सर। डायरेक्ट वो ना भी पूछे तो हम बजट के डेटा कहीं भी यूज कर सकते हैं और अपने उसको कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन अपने आंसर में कर सकते हैं। जी सर। अब गौरव सर, आपसे हमारा दूसरा सवाल ये है, इस बार जब गवर्नमेंट बजट बना रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैंने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट भी दिया है जी सर। और मयंक सर भी सुन रहे हैं। ये अब जैसे बजट आया तो स्टूडेंट्स वहाँ पर बजट के प्रोविजंस को या उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं या बजट के जो इम्पोर्टेंट नुआंसेस है उनको समझते हैं और एक्सपर्ट्स अपने अपने ढंग से उनको आंकड़े देते हैं। पहले तो आंकड़ों से इनको ऊपर उठाना है, नंबर वन। जी सर। नंबर टू कि अगले बजट में आप लोगों को इन लोगों को इतना इनेबल कर देना है कि ये बजट आने से पहले खुद कुछ कंजेक्चर कर सके, कुछ एस्टिमेट कर सके, कुछ अनुमान लगा सके कि भाई ये बजट इस बार का क्या होगा। जैसे कई बार वो जी सर। अनुमान फेल भी कर जाता है। जी सर। जैसे मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि मैंने अनुमान किया था कि गवर्नमेंट का जो इलेक्शन में जो सेटबैक लगा है तो बहुत सारा न्यू वेलफेयरिज्म का प्रोग्राम लेके गवर्नमेंट आएगी, मेरा अनुमान था। बट गवर्नमेंट ने इस बार मुझे बिलाई कर दिया क्योंकि इसमें कोई वेलफेयरिज्म का कोई स्कीम नहीं आया, बल्कि कुछ कर्टनमेंट ही हमको दिख रहा है। इसलिए कई बार अनुमान गलत भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको अनुमान लगाने से पीछे नहीं हटना है। जी सर। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट में क्या चैलेंज, गवर्नमेंट के सामने क्या ऐसा है, ये थोड़ा सा आपसे मैं पूछूंगा, थोड़ा मैं सौरभ सर से पूछूंगा, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, और इधर मैं थोड़ा लोधा सर से भी पूछूंगा क्योंकि ये भी माइनिंग सेक्टर और बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें किस तरह से यह गवर्नमेंट कैसे अपने इकोनॉमी को ओवरऑल कंसोलिडेट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसको कुछ न कुछ सहयोग चाहिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए संक्षिप्त में। जी सर। तो ये कार्य मेरे लिए करना बड़ा आसान है क्योंकि बजट से पहले दिन एक डॉक्यूमेंट और रिलीज होता है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे। और हम सब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ने पिछले 1 वर्ष में कैसा परफॉर्म किया, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा और उसके सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, ये सबसे अधिक सर्वे हाईलाइट करता है। तो इस बार की सभी चुनौतियों को सर्वे ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, जिसमें सबसे मुख्य चुनौती है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अंतरराष्ट्रीय जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जितने भी युद्ध और इस प्रकार के तनाव की स्थिति अन्य देशों के बीच में और स्थानों के बीच में बनी हुई है, उसके कारण एक बड़ा प्रेशर पूरी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर है। तो इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है या किसी तीसरे देश पर जो तटस्थ है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ये भी हमें पहले समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध अब लंबे समय से चल रहा है। इसी बीच में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गया। बीच में अजरबैजान और आर्मेनिया का भी कॉन्फ्लिक्ट रह रहकर खड़ा हो जाता है। तो जब भी इस तरह के बड़े युद्ध होंगे या युद्ध की तैयारियां होंगी तो अनेकों देश अपने अपने एरिया में मटेरियल्स का स्टॉक पाइल करते हैं, वस्तुओं को जमा करते हैं, जैसे खाने को जमा करना। तो अभी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाने की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता के कारण अनेक देशों ने खाद्यान्न संग्रह किया है। इसी प्रकार तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार फर्टिलाइजर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा बिल है बजट में, उसकी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ये केवल युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, युद्ध ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम है चीन, और चीन का जो व्यापार मॉडल है, जिसके अंतर्गत चीन ने निर्यातवादी नीति को अपनाया है और उसमें उसने अत्यधिक सब्सिडी दी है। तो चीन का जो ये निर्यात है, इसके कारण भी, क्योंकि ये निर्यात बहुत फेयर नहीं है, ये कोई सीधा सीधा कंपटीशन नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अनेक यूरोपीय देशों या अमेरिका या इवन जापान ने भी बहुत सारे टैक्स एक्स्ट्रा अब इंपोर्ट पर लगा दिए हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार पर अब ड्यूटी 200% अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो गई है। इसी प्रकार अनेक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंप्यूटर और रोबोटिक्स से रिलेटेड है, उन पर भी बहुत अधिक ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि इन देशों को डर है कि चीन इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी संख्या में बहुत सस्ती इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां या रोबोट्स डिलीवर कर रहा है। तो अब जब इस प्रकार का प्रतिबंध लगता है तो वो केवल चीन पर नहीं लगता, वो सब पर लगता है। तो भारत भी इससे छूता नहीं है। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आज एक्सपोर्ट नहीं करता, किंतु आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी एक एग्जांपल है। ऐसे अनेकों उत्पादों पर प्रतिबंध या
इस पर ड्यूटी अधिक लगा दी गई है। तो एक हो गया चीन का एंगल, जिसके कारण पूरे बाजार में प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, वो सभी देशों ने किया है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक अन्य प्रॉब्लम चल रही है जिसे कहा जाता है सप्लाई साइड प्रॉब्लम। तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि अनेक देशों में युद्ध चल रहा है, प्लस जो कोविड लॉकडाउन हुए थे, कोविड के कारण जो अनेक देशों में लॉकडाउन लगा था, उसके कारण बहुत सारे सेक्टर्स में उस समय प्रोडक्शन बंद हो गया था और कुछ सेक्टर्स की पूरी सप्लाई चेन अगर आप समझना चाहें तो समझिए, एक वस्तु अपने रॉ मटेरियल से फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंचती है, वो पूरा सप्लाई चेन की बात है। अगर आज मैं एक कप कॉफी भी पी रहा हूं तो उसमें किसी ने दूध निकाला होगा तो वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा है। किसी ने कॉफी के बीन्स उगाए होंगे खेत में तो वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा है। किसी ने प्लास्टिक में पैक किया होगा, तो आप समझ रहे हैं इसमें बहुत सारी इकाइयां जुड़ी। तो इनके बीच का संबंध जो है वो कोविड में बिखर गया था और इस संबंध को दोबारा जुड़ने में भी समय लग रहा है। तो ये भी एक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महंगाई का या वस्तुओं के उपलब्ध ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने थे जब हम बजट बना रहे थे। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपने तो चलो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट कहा, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो अभी पूरी दुनिया के और सारे सेक्टर्स को पेनिट्रेट किया हुआ है, और वो है इन्वायरमेंट क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंटल जो क्वेश्चन है, इशू है, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब बजट बना रही है तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि गवर्नमेंट खुद ही श्योर नहीं है कि वो जो अब एग्रीकल्चर या किसी भी क्षेत्र में एस्टिमेट कर रही है उसको इन्वायरमेंट अलाउ करेगा, या फिर उसको इंटरनेशनल कुछ लायबिलिटी जैसी पूरी करनी पड़ेगी जिसमें नेट जीरो जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके लिए उसको कई जगहों पर इकोनॉमी में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो क्या हम ये सौरभ सर से जानना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट के दिमाग में यह भी कोई प्लानिंग चल रही होगी बजट बनाने से पहले कि हम उस फ्रंट पर कैसे फाइट करें? थैंक यू सर। एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट के साथ है ही, और इंटरनेशनल लेवल के कमिटमेंट भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट चल ही रहे हैं कि हमें कैसे अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है या इमिशन को कम करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और एक बहुत बड़ी डिबेट भी यहाँ पे खड़ी हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब सस्टेनेबिलिटी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन की भी है। सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रॉब्लम्स की भी है, प्रॉब्लम्स में पॉवर्टी बोलें, हंगर बोलें, एग्रीकल्चर बोलें, और जो लो इनकम ग्रेड पॉपुलेशन है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि आप 2050 में अपना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन खत्म कर दीजिए, भारत उसमें खड़ा हो गया कि हम 2070 तक कर पाएंगे, नेट जीरो 2070 तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जब ऐसी बात करते हैं तो एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की कहीं ना कहीं एक खींचतान तो है, और जब हम बजट बनाते हैं या एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो हमें ये खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है कि इकोनॉमी में या बजटिंग में इन सॉल्यूशंस को हम आसानी से बना सकें जो हमारे मेजर प्रॉब्लम एरियाज हैं। अब प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या हैं, थोड़ा सा हम उस पर फोकस कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, होने वाला है, और क्लाइमेट चेंज के अपने अलग अलग इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब क्लाइमेट चेंज के अपने इम्पैक्ट सबसे पहले एग्रीकल्चर पर देखने मिलेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और जब हम इस बारे में बात करते हैं तो खास तौर पर लो इनकम कंट्रीज जब हम बात करते हैं जिनकी इनकम कम है, जैसे भारत जैसे देश है जहां पर कैपिटा इनकम कम है, लो इनकम कंट्रीज में मूल रूप से जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर ड्रिवन होता है पूरा, अगर सिस्टम अगर हम समझेंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ड्रिवन होता है तो अभी इकोनॉमिक सर्वे भी इस बात को बोलता है और बहुत सारी ग्लोबल रिपोर्ट्स भी बोलती हैं कि यदि क्लाइमेट चेंज होगा और 2 डिग्री और 2 डिग्री से ऊपर भी अगर हीटिंग या वार्मिंग हो जाती है तो लो इनकम ग्रेड कंट्रीज में प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि 1750 से पहले की जो स्थिति थी उसको अगर हम कंपेयर करें आज की स्थिति में तो हमारे लॉसेस ज्यादा होंगे। जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें पर कैपिटा लॉसेस ज्यादा होंगे। मतलब ये है कि एग्रीकल्चर यदि 2 डिग्री टेम्परेचर पर खराब हो जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली इंप्लॉयमेंट वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। तब हमें एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव जॉब स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें अपने एग्रीकल्चर को भी इस तरीके से मेंटेन करके रखना होगा कि हम अपने एग्रीकल्चर को 2 डिग्री या 2 डिग्री से ऊपर भी अगर वार्मिंग हो रही है तो उस जगह पर हम अपने एग्रीकल्चर को बचा सके। यानी कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट और क्लाइमेट रेजिलियंट एडेप्टिव एग्रीकल्चर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर बजट बनाते समय एग्रीकल्चर के एरियाज में इस बारे में भी बात की जानी चाहिए। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो जब हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2 तरीके से हमें काम करना होगा। पहला तो हमें अपनी क्लीन एनर्जी को बढ़ाना ही पड़ेगा, जिसका एक बहुत बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर होता है जब वो बजट बना रही होती है, क्योंकि ग्रीन और क्लीन एनर्जी का जिस हिसाब से जितना बड़ा सेटअप हमको अपनी कंट्री में बनाना पड़ेगा उसके लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स लगेंगे। ये 2014 का कैलकुलेशन। अगर 2014 में अगर हम उस इन्फ्लेशन को भी जोड़ दें तो आगे आने वाले वर्षों में 2030 या उसके बाद हमें लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स केवल और केवल ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगेंगे। और बजट उस बारे में काम कर सकता है कि नहीं, उस पर कितना फंड दे सकता है, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल से भी हमको अपना एक प्रेशर है। वो प्रेशर क्या है कि हम अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताना है, अपने अडेप्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी बताना है कि हम क्या अडेप्ट कर रहे हैं, हमने क्या बना लिया है। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये होता है कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में ये माना गया था कि हर देश क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट चेंज की तरफ क्या काम कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा, यूएनएफसीसी को सबमिट करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और अडेप्टिव कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि उस रिपोर्ट के हिसाब से आपने क्या काम कर लिया। और इन सबको जोड़ करके अलग अलग देशों के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जोड़ करके ग्लोबल स्टॉक टेक बना दिया जाता है। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये होता है कि ग्लोबल लेवल पर कौन सी कंट्री पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा काम कर रही है, उसके आधार पर उनके क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए फंडिंग की जाएगी। अब भारत जैसे देश जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में अपने पैरामीटर से आगे चल रहे हैं, वहां पर विदेशों से हमको कितना धन मिलेगा क्लाइमेट एडेप्टेशन के नाम पे, और हमें अपना खुद का कितना धन बनाना पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज के और भी फैक्टर्स को करने के लिए, इसके विषय में भी बजट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आगे आने वाले समय में क्लाइमेट फाइनेंसिंग की एक बात तो हमने कर ली, कार्बन फाइनेंसिंग की भी बात इंटरनेशनल लेवल पर होती है, जहां पर कार्बन मार्केट भी बनाए जाते हैं। और कार्बन मार्केट जब हम 2070 नेट जीरो भी अगर मान के चल रहे हैं तो कार्बन मार्केट भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में होने वाले क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या टेक्नोलॉजी हैं उसको फंड करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल लेवल पर क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू कार्बन मार्केट तो बना दिया गया, लेकिन नेशनल लेवल पर वो कार्बन मार्केट की स्ट्रैटेजी अभी बहुत अच्छे से बनाई नहीं गई। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया और भी कुछ छोटी छोटी चीजें सरकार ने शुरू की, लेकिन इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके से कार्बन फाइनेंसिंग को हम डायरेक्ट इन कर सकते हैं और किस तरीके से उसके लिए तैयार हो सकते हैं, ये भी यूनियन बजट में सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ में केवल ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड, इस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते, क्योंकि इसका अपना एक लिमिटेशन है, ये इतनी एनर्जी बना सकते हैं। इसके अलावा बैटरी जैसी एनर्जी है जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट होती है, जिसपे चाइना जैसे देशों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, कब्जा है। तो क्या ऐसे फेवरेबल कंट्रीज से हम रेयर अर्थ मेटल्स ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने मिनरल्स है नहीं, वो मेटल्स ला पाएंगे और ईवी वगैरह हम बना पाएंगे? इस ईवी का आगे जाके फ्यूचर क्या होने वाला है, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हमको देना, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और ऑल्टरनेटिव एनर्जी, केवल सोलर, विंड अथवा ईवी पे हम ना रह जाएं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि एक काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं देखी। इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है, नेशनल प्रॉब्लम भी है, मिनरल्स का प्रॉब्लम भी है और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं। हम बहुत बड़े रिएक्टर्स नहीं बना सकते, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे लेकर के आएंगे, ये भी सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। और इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सस्टेनेबिलिटी हमें हर तरीके से देखनी होगी। सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजी की देखनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन की भी देखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन में अर्बन की भी देखनी पड़ेगी, रूरल की भी देखनी पड़ेगी। उनकी एक ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से बजटिंग करना होगा। और ये एक बहुत बड़े सवाल सरकार के सामने रहते हैं जब हम एक बजट बनाते हैं। चलिए, थैंक यू। अब मैं लुदा सर से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बात अभी सौरभ सर ने
इकोलॉजी एनवायरमेंट का प्रॉब्लम बताया और बताया कि हाँ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इस बजट में आपको ऐसा क्या दिख रहा है, क्योंकि बजट स्पेसिफिक बात हम लोग कर रहे हैं, इस बजट में आपको कुछ दिख रहा है कि कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर या कुछ ऐसा सस्टेनेबल एनर्जी के मोर्चे पर कुछ किया गया या कुछ योजना लाई गई है? सर कुछ इस तरीके से काम इस बजट में किए गए हैं जहां पे सस्टेनेबिलिटी में हम अपना एक पाथ ब्रेकिंग काम कर सकते हैं। अभी तक भारत के बजट की ये बात करें या भारत की पॉलिसी मेकिंग की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जैसा इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग काम कर रही है, यूएनएफसीसी जैसा बोल रही है, उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बना दिए गए या बेंचमार्क बना दिए गए कि नेट जीरो 2050 तो हम उसी के पीछे भागने लगे। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं भारत ने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू लेने की कोशिश करी है, जहां पर सस्टेनेबिलिटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है इस बजट। बहुत रिमार्केबल पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वन फिट फॉर ऑल साइड ये नहीं चलता है इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रॉब्लम अलग है। इसी से हम सवाल करना चाहेंगे जरा लोधा सर से कि हम सब ट्रॉपिकल रीजन में जी इन्वायरमेंट, अभी अभी गौरव सौरभ सर ने एक बात कही कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लो इनकम कंट्रीज पर ज्यादा पड़ेगा। जी मेरा कहना है कि सब ट्रॉपिकल कंट्रीज पर ज्यादा पड़ेगा अन्य कंट्री की अपेक्षा। जी यानी हम उतने ही टेम्परेचर में ज्यादा हम डिजास्टर को फेस करेंगे, साइक्लोन्स और प्रॉब्लम को फेस करेंगे। इसमें आपका ज्योग्राफी क्या कहता है? सर हम ज़्यादा और ख़ास करके तब जब हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कंट्री में आते हैं, सब कॉन्टिनेंट एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मानसून जो है, देखो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसका एक पूरा सब ट्रॉपिकल रीजन पे इम्पैक्ट दिखता है, जिस वजह से जो गर्मी है, इरेटिक रेनफॉल है, जो रेनफॉल आती जाती है उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, और इसका और ज़्यादा एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर भी दिखाई देता है, क्योंकि भारत का जो मानसून है वो कई सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, मैडन जूलियन ऑसिलेशन हो गया। अब इनमें से कोई भी फैक्टर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है तो वो सीधा सीधा हमारे मॉनसून के जो पैटर्न को चेंज कर देता है। तो इसी वजह से एक जोग्राफिकल एंगल इसमें लाया जाए तो ये जो सस्टेनेबिलिटी की सर ने बात करी या क्लाइमेट चेंज की बात करी, इसका सब ट्रॉपिकल रीजन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो जितना शीत प्रदेश पर या शीतोष्ण प्रदेश पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उससे ज्यादा इम्पैक्ट उसका जो है वो उष्ण प्रदेश पर पड़ता है, क्योंकि उस वजह से जो ड्राइनेस एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा बढ़ती है और उस वजह से रेनफॉल पैटर्न्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि हमारा भारत जो है वो मानसून से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और मानसून अपने आप में हमेशा से हमें पता है कि एक इरेटिक तरीके से रेनफॉल होती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर मानसून का नाम बताया जाए हम लोग, तो मानसून को ये भी कहते हैं कि ये टॉरेंशियल रेनफॉल का पार्ट है। टॉरेंशियल रेनफॉल मतलब कब बारिश आती है, कब जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, अचानक से आएगी, अचानक से चली जाएगी। तो हाँ, इसका इम्पैक्ट तो सर पड़ेगा। ओके, अब हमारा गौरव सर से एक सवाल है इस बजट के ऊपर, डायरेक्ट हम बजट के ऊपर आते हैं। अभी तो हम लोग उसका सस्टेनेबल कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या ऐसे खिचड़ी पक रही थी बजट बनाने से पहले, इन बातों पर चर्चा हुई। अब हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बजट में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी बच्चे चारों तरफ, और फिर जब वो माइक्रो स्टडीज बजट का कर रहे होंगे, आंकड़े देख रहे होंगे या उनको आंकड़ा दिखाया जा रहा होगा, लेकिन सबसे पहले एक कोई भी इकोनॉमी होती है उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। इस बजट में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कौन सा स्टेप उठाया गया और क्या दिख रहा है? वैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मोर्चे पर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है। अभी आप टैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा टैक्स वैसा कुछ लगाया भी नहीं है, जो है वो आप कहेंगे तो अब जो भी टैक्स बढ़ाई गई है वो बहुत ही मामूली है, बहुत मतलब एक मीगर अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड। उसके बाद अब तो कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो कोई बहुत बड़ा एक एरिया है नहीं, और कॉर्पोरेट टैक्स में और रिडक्शन ही किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स में भी वैसा कोई मतलब एक नेग्लिजिबल इंक्रीजमेंट ही है। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही, हर साल दिखता है गवर्नमेंट इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, वो भी नहीं कर रही है। फिर गवर्नमेंट अपने टैक्स को, तो फिर ये पैसा गवर्नमेंट लाएगी कहां से? और फिजिकल डेफिसिट को भी 4.5% में। तो ये गवर्नमेंट
इन इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे पूरा करेगी, कहाँ से टैक्स इकट्ठे करेगी? एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में बताइए आप कि जी कहीं सर। हम लोग ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? जी सर। तो पहले तो थोड़ा-सा ये समझ लें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है क्या? क्या-क्या इसके मेन इंडिकेटर हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? और उसके बाद फिर हम अभी भारत ने इस वर्ष क्या टारगेट किया और पिछले कुछ वर्षों में क्या अर्जित किया? ये सब हम संदर्भ में बात करेंगे। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें बात कर रहे हैं समष्टि अर्थव्यवस्था की एक सस्टेनेबिलिटी की, कि वो किस प्रकार से चल रही है, क्या उसी रूप से आगे भी चलेगी, सुचारू रूप से काम करेगी। मतलब आज अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इनकम 5% बढ़ती है, मेरी आय 5% बढ़ती है, क्या आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी? मेरा खर्च किस प्रकार बढ़ेगा? क्या देश में समस्याएँ आएँगी, नहीं आएँगी? ये सब मैक्रो इकोनॉमी का, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि बजट घाटा कितना चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना चल रहा है। अगर घाटा कम रहेगा, तो उसका हमेशा लाभ रहता है देश को, क्योंकि सरकार पर कभी भी बहुत अधिक प्रेशर नहीं रहता है और हमें बहुत अधिक ऋण नहीं लेने पड़ते हैं। तो सरकार कभी इस प्रकार की स्थिति में नहीं आती कि अचानक से हमारे ऊपर कोई ऐसा खर्च आ गया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और क्योंकि हमारा बाहर से आने वाला खर्च, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो एक तो हमारा बजट घाटा क्या है? दूसरा, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? जो हमारा ऋण है, उसको जीडीपी के प्रोपोर्शन में कितना हम देखते हैं। तीसरा, बाहर से जो ऋण लिया गया है, वो कितना है? ऋण में भी भीतरी ऋण, जो देश के अंदर से लिया गया ऋण है सॉरी, और बाहर से लिया गया ऋण, इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। तो इन दोनों को हमें अलग-अलग देखना पड़ता है। उसके बाद एक हमें देखना पड़ता है हमारा व्यापार घाटा कितना है। तो ये सब देखने के बाद अंत में हम देखते हैं इन्फ्लेशन, हमारी मूल्य किस प्रकार बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति किस प्रकार से हो रही है। तो ये सब जो मैंने 5 इंडिकेटर आपको बताए, इन सबको हम कहते हैं टोटल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर ये सब कम चल रहे हो, इन सब में लेवल कम रहा हो तो। अब भारत के विषय में बात करेंगे, तो पिछले कुछ वर्षों से हम लोग एक समस्या से जूझ रहे थे कि कोविड के कारण सरकार को बहुत अधिक अपना खर्चा बढ़ाना पड़ा था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम था और साथ ही लोगों को कुछ रिलीफ भी देना था, उनको कुछ राहत भी प्रदान करनी थी। तो सरकार लगातार अपना खर्चा 2 साल तक बढ़ाती रही, जिसके कारण बहुत अधिक लोन लिया गया और उस समस्या ने हमारे ऊपर एक चैलेंज क्रिएट कर दिया था, एक तरह की चुनौती बना दी थी। क्या भारत अपनी इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को इसी प्रकार भविष्य में भी चला पाएगा? किंतु सुखद रूप से हम ये देख रहे हैं कि कोविड के केवल 3 वर्षों के भीतर ही हम कोविड से पुराने वाले नंबर पर वापस आ गए। हमारा जो बजट घाटा है, आज घटकर 4.9%, लगभग 5% पर आ चुका है। और सुखद बात ये भी है कि जो हमारा पिछला अनुमान था, जो कि 4 महीने पहले ही हमने अपने इंटरिम बजट में दिया था, उससे भी नीचे हम फाइनल डेटा को लेकर आए हैं और आने वाले वर्ष में हम 4.5% की उम्मीद करें। तो अब इसका जो प्रश्न है सर का, कि ये आखिर संभव कैसे हो सका? तो इसके लिए 2 हमारे पास उत्तर हैं, जिसके बारे में हर व्यक्ति अनदेखी करता है या जानकर भी उसको मानना नहीं चाहता है। उसमें बहुत बड़ा कारण है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में होने वाली एक्टिविटी। हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक-ठाक लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जो जीएसटी है, उसमें हमें टैक्स रेट बढ़ाना ही नहीं पड़ रहा। जीएसटी का कलेक्शन अपने आप ही इंप्रूव हो रहा है। तो डोमेस्टिक डिमांड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और उसमें अच्छा खासा हमारा रिवाइवल हुआ। आज कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें एक बहुत अच्छा नंबर हमें मिला कि प्री कोविड नंबर 2020 में जो हमारी जीडीपी थी, आज उससे ठीक 20% आगे हम आ चुके हैं। मतलब कोविड के कारण जो 1 साल हमारी जीडीपी में डिक्रीज हुआ और उसके बाद आने वाले 30 वर्षों में उस नुकसान की भरपाई करते हुए भी हम 20% आगे आ चुके हैं। ये प्रदर्शन जी20 कंट्रीज में सबसे अच्छा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा कर रही है। उसके सीधे लाभ कई बार हम अपने जीवन में आसपास नहीं दिखते, क्योंकि कुछ खाने की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, रेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो कुछ समस्याएं डेफिनेटली हैं। किंतु अगर आप पूरी समग्र अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा परफॉर्म इसमें किया है। और साथ ही जो हमारा व्यापार है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, इसमें भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
तो जैसे ही व्यापार बढ़ेगा, कोई भी वस्तु बिकेगी, उसमें जीएसटी अपने आप आ जाएगा। तो व्यापार का बढ़ना जीएसटी को अपने आप बढ़ा रहा है। दूसरा, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है और कुछ सेक्टर्स में इनकम अच्छी खासी बढ़ रही है, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो इसलिए बिना कोई टैक्स बढ़ाए हम इस समस्या को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीएसटी अच्छा कर रहा है और हमारा इनकम टैक्स अच्छा कर रहा है। एक नंबर मैं आपको दूंगा जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लगे। पिछले महीने हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन था वो 2 लाख करोड़ को पार कर गया। ये मैं महीने के आंकड़े की बात कर रहा हूं। और आज से 4 साल पहले हम जीएसटी का टारगेट रखते थे 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, और हम उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम उससे आज 2 लाख करोड़ पर आ चुके हैं। तो इतना अधिक हमारा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने का कारण, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है। यस, बहुत अच्छी बात है। और आपने अच्छे ढंग से उनको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाली बात कही। मैं स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जैसे हम जानबूझ के आंकड़ों को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े आपको बहुत देखने का मौका मिलेगा कि भाई इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कितना है, अब कंप्लीटली जैसे 3 लाख है, ये है। तो वी आर जस्ट अवॉइडिंग दिस थिंग्स की जो आपको बार बार नजरों से गुजरते हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आपको इन्फॉर्म करते हैं। बहुत सारे हो सकता है कि और जगहों पर जो आपके बजट एनालिसिस मिल रहा हो वहां पर भी मिल रहा हो। तो हम उसमें फंडामेंटल्स की बात इसलिए करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। अब हम एक सवाल उठाना चाहेंगे कि देखिए, इकोनॉमी में सर और पैर की बीमारी, कोई कंसेंसस हो ही नहीं सकता, और इकोनॉमी में कौन कंसेंसस होगा? किसी भी सोशल साइंस में कंसेंसस नहीं हो सकता। अभी गौरव सर ने एक बात कही कि हमारा कंजम्पशन लेवल बहुत अच्छा है और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन गौरव सर को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार कॉन्जिक्यूटिव 10 लाख प्लस में, तो 10 लाख करोड़ प्लस में हमारा कैपेक्स जा रहा है। तो एक हमारा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ऐसा है जो मानता है कि हमारा यह इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, क्योंकि एक तरफ हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी है तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर में सरप्लस गया है या फिर कंस्ट्रक्शन में गया है, ये सब सब एडहक वर्क है, गिग इकोनॉमी में गई है। लेकिन जो हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए या हाई वैल्यू हमारे सर्विस सेक्टर में होना चाहिए, उसमें उस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, और 9.2% का आंकड़ा दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो सवाल उठता है कि कंजम्पशन हमारा आ रहा था कि जैसे अब पीएम किसान योजना है या मनरेगा है या गवर्नमेंट के जो जिसको न्यू वेलफेयरिज्म कहते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम, तो न्यू वेलफेयरिज्म से ही ये हमारा एक तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा था। उस पर गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट का न्यू वेलफेयरिज्म की तरफ नहीं, उसका इंफेसिस है कि हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो हम अब मैं सर से एक सवाल करना चाहेंगे कि ग्रोथ के बारे में गवर्नमेंट का क्या ब्लूप्रिंट है? इस बार भी उसने काफी ड्रम पीटे हैं कि भाई हमारा ग्रोथ 8.2% प्रीवियस ईयर में पहुंच गया। तो 8.2 का तो बहुत ही एक हाइपर क्लेम हमें लगता है, लेकिन चलिए कुछ नहीं तो कम से कम 7% से ज्यादा ग्रोथ हमारा जरूर रहा है। लेकिन क्या हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार ऐसा ग्रोथ के मोर्चे पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम इसको मानकर चलें कि ग्रोथ सस्टेन करेगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बता दें कि ग्रोथ भी एक मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ का बेहतर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 वर्षों से हम एक सस्टेन ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि कोई बहुत लोक-लुभावन बजट टाइप का नहीं आया हुआ है कि हम कह दें नहीं सबके लिए बहुत बढ़िया ही हो रहा है। तो लेकिन एक मोर्चे पर जो सरकार ने बजट में बात बार-बार करी हुई है कि हम अपनी जीडीपी को सस्टेन कर पाएँगे आने वाले वर्षों में, और कैसे कर पाएँगे इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी जीडीपी 7 to 8% के बिटवीन रही ही रही है। चाहे वो आईएमएफ का आकलन रहा हो, चाहे इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी जो एस्टिमेशन में बात कही हो। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारी जीडीपी क्यों सस्टेन वे से आगे बढ़ रही है, इस बात को समझेंगे। और फिर हम लोग यहीं पर इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में हमारी जीडीपी किस तरीके से इसी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो इसको 5 खंडों में देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ
कि इंडियन इकोनॉमी के जो 5 सेगमेंट हैं, क्या पाँचों से हमें जीडीपी इक्वली मिल रही है, या जैसा कि पहले चलता आ रहा था कि हमारे सर्विस सेक्टर से तो हमें जीडीपी बहुत ज़्यादा मिलती है और प्राइवेट सेक्टर से कम मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे डिवीज़न देखते हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में, जिसमें एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स आते हैं, उसकी हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाएँगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बात करेंगे, क्योंकि लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब जाते हैं तो एनटीपीसी बहुत सारी कंपनियां हैं, भेल कंपनियां हो गई, लेदर इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, इस पे मैं भी आता हूँ। फिर हम लोग टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे और फिर एक सेक्टर हमारा जो है आयात निर्यात वाला सेक्टर है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाता है, यानी हम लोग थोड़ा फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे या एफआईआई की बात करेंगे, या हम वहां पर जब एफडीआई में जाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ब्राउन फील्ड एफडीआई से हमको जीडीपी ज्यादा हासिल हो रही है या ग्रीन फील्ड एफडीआई की तरफ गवर्नमेंट का एक रुख रहता है। ये 4 सेक्टर तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेरा अपना मानना है कि, और बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी ये बात कही थी, कि सरकार ने एक जो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है वो ये है कि हम लगातार टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं टैक्स बेस हमारा बढ़ा हुआ आ रहा है। टैक्स बेस बढ़ने मतलब ये होता है कि सरकार की एक प्रकार से कमाई होती है। यानी जब हम लोग राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो वहां पर सरकार को कर के मामले में थोड़ा सा लचीलापन रखना होता है। जब कर से सरकारी कमाई होती है, सरकार कैपेक्स बढ़ाने में थोड़ा सा आज़ादी महसूस करती है, यानी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा पाती है। और जो भी अर्थव्यवस्था अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा पाती है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जीडीपी में देखने को मिलता है। तो पहले पॉइंट पे हम लोग आएंगे कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा ग्रोथ हुआ है। नो डाउट लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर से हम अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम भी चलाए गए हैं। साथ साथ सरकार की जो कृषि संबंधित योजनाएं हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है। तो जहां हम एग्रीकल्चर को लेकर के पिछड़ता हुआ नजर आते थे, कोविड ने दिखा दिया था कि अगर सर्विस सेक्टर वी शेप की हो रही थी, यानी सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है अप्रॉक्स 25-24% के करीब था, वहां पर हमारी एग्रीकल्चर की जीडीपी बहुत अच्छी थी। यानी अगर हम कोविड पीरियड की बात करेंगे तो वहां पर एग्रीकल्चर ने हमको कहीं ना कहीं संभालने का काम किया था। और लगातार हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर हमारी पीछे हो रही है। अब एग्रीकल्चर पहले की तुलना में काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एलाइड सेक्टर है, जिसमें हम लोग लाइव स्टॉक की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं या डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। एक सीधा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग अमूल का। तो आप देखते होंगे कि जो अमूल ने जिस तरीके से काम किया, उसने और भी सेक्टर्स को प्रमोट किया है कि वो प्राइमरी सेक्टर में रह करके भी अपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ को अच्छा कर सके। यानी हम ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जीडीपी दे रहा है, जो बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी सस्टेन जीडीपी हो रही है। दूसरे पॉइंट पर आना चाहूंगा, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में भी हमारे बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कहेंगे कि हम चीन से आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है चीन के साथ, वो अभी तक बना हुआ है। यानी हम चीन को अच्छा निर्यात कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ चीन की मजबूरी भी है हमसे चीजों को लेना, क्योंकि शायद हम उस लेवल पे उसको अच्छा कर पा रहे हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में तमाम इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं, चलिए हम चमड़े उद्योग की बात कर ले, या हम बात कर लेते हैं कि हमारे जूते वाली इंडस्ट्री हो गई या चप्पल वाली इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है जिसको हम टाइनी इंडस्ट्रीज के रूप में देखते हैं, तो वहां से भी सर हमको जीडीपी काफी अच्छी मिल रही है। तो इस प्रकार सेकेंडरी सेक्टर की भी जीडीपी ठीक ठाक है। यानी जैसे हम लोग बार बार कहते हैं नहीं सर्विस सेक्टर की जीडीपी है ठीक है, अभी भी हमारी सेवा क्षेत्र की जीडीपी अच्छी है। तो अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर में अगर जाते हैं तो हमारा पर्यटन काफी अच्छा हुआ है पहले की तुलना में। पर्यटन से काफी इनकम गवर्नमेंट को हो रही है। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में हमारा जो होटल है, यानी इस सेक्टर में जो भी हमारा दृश्य क्षेत्र से पैसा आ रहा है या आईटी सेक्टर से पैसा आ रहा है, वो भी हमारी जीडीपी को काफी प्रमोट करने में हमें मदद कर रही है। अगले खंड पे जाएंगे तो एक्सटर्नल सेक्टर, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में गौरव सर ने बात किया। इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो वास्तव में अच्छा है। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हम लोग जो जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन कर पाए हैं, उसके पीछे एक जो बड़ा रीजन है वो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, यानी विदेशी क्षेत्र, जहां से हम तमाम तरीके के विदेशी निवेश को लाते हैं, साथ साथ हम अपना निवेश ले भी जाते हैं। तो उससे हमें काफी प्रॉफिट गेन हुआ है, जिसमें सरकार ने एफडीआई के मुद्दे पर काफी अच्छा काम किया है, जिसमें लगातार अब हम इस स्थिति में आ रहे हैं। अभी मैं इस बजट पर भी आता हूँ। इस स्थिति में आ रहे हैं कि हम
अपने ब्राउन फील्ड को थोड़ा सा कम करके अपनी ग्रीन फील्ड को बढ़ाएं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्राउन फील्ड एफडीआई को समझाना चाहूँगा, क्योंकि ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब ये होता है कि हमारी तैयार इंडस्ट्री में लोग आकर के पैसा निवेश करते हैं और लाभ कमाते हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें एक साथ बल्क का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब ये होता है कि हम यहीं पर चीज़ों को बनाते हैं, यहीं पर यूनिट्स लगाते हैं, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी यहीं पर होता है। यानी कहीं न कहीं ये बात ज़रूर अब हो रही है पूरी इकोनॉमी के लिए, और ये अच्छी बात भी है कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब आते हैं टैक्स की तरफ। तो चूंकि लगातार टैक्स बेस हमारा बढ़ा है, हालांकि यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग कहते हैं अमेरिका बहुत तेजी से, या अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि 50% वहाँ का जो टैक्स पेइंग है वो 50%, जबकि हमारे यहाँ लगभग 2 करोड़ लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे कर पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपने टैक्स बेस को अच्छा करें तो ये भी कहीं ना कहीं जीडीपी क्या करती है, अच्छा करती है, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि भाई हम पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा है, तो उनको लगेगा हमारी इनकम बढ़ी हुई है, और इनकम बढ़ी हुई होने के नाते वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। जैसे भी गौरव सर ने बताया कि डिमांड पुश जो इकोनॉमी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड होता है। जब हम अपनी अर्थव्यवस्था में चीज़ों की मांग करते हैं, उसकी खपत करते हैं, खपत करने के साथ हमारे पैसे का फ्लो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी भी में रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही साथ हमें थोड़ी सी महंगाई भी देखने को मिलती है ड्यू टू जीडीपी। तो इसमें एक बात, सॉरी फॉर जी सर। हम ये चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, थैंक यू फॉर दैट। यस सर। लेकिन क्या इस बजट में जी कोई ऐसा मेजर आपको दिख रहा है सिर्फ जिससे यस सर, ग्रोथ? हाँ, बिल्कुल सर, मैं इसी पर आ रहा हूँ। बजट यस सर, मैं इसी पर आ रहा हूँ। पहले तो मैंने सर ये बता दिया कि आखिर हम जीडीपी सस्टेन क्यों कर पाए, और फिर ग्रोथ लेवल पर अब हम आगे क्या कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी, यानी इस बजट में जो सरकार ने बहुत सारी चीजें रखी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस उसका सर रोजगार पे रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को लेकर के वो लगातार जैसे बहुत रोजगारी क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? रोजगार क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। पहली योजना तो सरकार ने कहा है कि हम अब 1 करोड़ लोगों को क्या करेंगे, स्किल करने की कोशिश करेंगे, उनको अप्रेंटिस देंगे, जिसमें वो 1 महीने का 5,000 रुपये भी देने जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कुछ स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आगे आ रही है। साथ साथ पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को लेकर के, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने कैपेक्स को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसका रिफ्लेक्शन हमें जीडीपी में देखने को मिलता है। ओके, गुड। अब हम गौरव सर से एक सवाल चाहेंगे। देखिए, बजट, हम इस बजट में कॉन्टिन्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा वो चेंज भी दिख रहा है। तो प्रीवियस बजट से क्या इसका कॉन्टिन्यूएशन है, क्या इसकी निरंतरता है, और क्या इसका परिवर्तन है? इसको प्लीज आप थोड़ा सा जी सर। ब्रीफ करिए, लेकिन प्रिसाइज। तो 3 इसमें बातें हैं मुख्य रूप से। अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर को लेकर, सेवा क्षेत्र को लेकर सरकार पहले भी बहुत अधिक नीतियां नहीं बना रही थी, और अब भी नीतियां नहीं बना रही है। सरकार ने लगभग ऐसा मान लिया है कि सेवा क्षेत्र हमारे योगदान के बिना या हमारे हस्तक्षेप के बिना ही अच्छा कर रहा है, और वो करता रहेगा। तो सरकार का मुख्य रूप से ध्यान पिछले 3 वर्षों से अगर हम देख रहे हैं तो कृषि क्षेत्र पर है, और दूसरा एमएसएमई क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाइयां, इन पर है। तो पिछले बजट में भी सरकार ने यही कार्य किया था। मैं जिसमें अंतरिम बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले वर्ष के बजट की बात कर रहा हूं, कि अनेकों प्रकार के लोन की स्कीम दी गई, और कोविड के बाद से लगातार उनको कहा गया कि आपको कोई समस्या आती है, आपको क्रेडिट हम प्रोवाइड करेंगे। एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का क्रिएशन किया गया। लगभग उसी नीति का पालन करते हुए इस बार भी ऐसी कम से कम 4 नई स्कीम है जिसके अंदर एमएसएमई सेक्टर को नए प्रकार के लोन या इमरजेंसी लोन मिलेंगे। तो सरकार का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है कि प्राइवेट सेक्टर हमसे लोन ले अगर रिक्वायर्ड है, और इन्वेस्ट करके जॉब क्रिएट करे। तो एमएसएमई क्षेत्र पर एक मुख्य रूप से फोकस है, और दूसरा कृषि क्षेत्र पर फोकस है। कृषि क्षेत्र में हमारा जो झुकाव है वो अभी पिछले कुछ समय से कोऑपरेटिव्स की तरफ बढ़ा है। सरकार को लगता है कि किसान अगर अपने प्रोडक्ट को सीधा बेचेगा तो उसे लाभ कम होता है, उसकी जगह अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन या उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाए तो उसमें बेहतर होता है। किंतु इसमें हमारा बदलाव ये आया है कि अब हम चाहते हैं किसान स्वयं ये कार्य अपना कोऑपरेटिव बनाकर। ओके, थैंक यू। अब हम लोधा सर से एक सवाल करना चाहेंगे, रोहित लोधा सर से, कि एक्चुअली एग्रीकल्चर की बात अभी गौरव सर ने करी। तो आप हमें ये बताएं कि जैसे विकसित भारत जो प्रायोरिटीज, 9 प्रायोरिटीज डिसाइड किया गया है, 9 प्रायोरिटीज इसकी होनी चाहिए, विकसित भारत पे हम लक्ष्य को पहुंचे।
उसमें पहली प्रायोरिटी में उन्होंने दिया है प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये प्रोडक्टिविटी की ब्लूप्रिंट बताने के लिए कई बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन आएगा कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है। प्रोडक्टिविटी एक क्वालिटी बेस्ड होता है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन शुड इंक्रीज, और प्रोडक्शन मतलब एक क्वांटिटी वाइज होता है। तो वहाँ क्या था कि हरित क्रांति के बाद हमने बहुत ज्यादा हमारे क्वांटिटी पे फोकस किया था कि उस वक्त भुखमरी बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत मर रहे थे, तो उस वक्त हमें अनाज की बहुत जरूरत थी। भारत ने जब एक फूड सिक्योरिटी अचीव कर लिया, उसके बाद 1988 में जो है एम एस स्वामीनाथन ने एक दूसरे हरित क्रांति की बात की थी, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, और उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हुई थी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, बट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करना, मैकेनाइजेशन करना, इसकी बात करते हैं। तो स्वामीनाथन ने बोला था कि भारत में अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ना है तो हमने इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। किस चीज पे? एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन पे, आईटी पेनिट्रेशन पे एग्रीकल्चर में, और उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई थी। तो ये होता है प्रोडक्टिविटी, जिसमें क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए, इस बजट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है भारत की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। भारत ने अब हमारे बजट में हमने जो है वो नेचुरल फार्मिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। हमें पता है कि केमिकल फार्मिंग की वजह से जो होता है उस वजह से कितना ज्यादा लॉस हुआ है। जैसे आप देखो पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन की प्रॉब्लम आपको ईस्टर्न भारत में, पूर्वी राज्यों में कई सारी दिखाई देगी। तो इसी वजह से भारत ने एक नेचुरल फार्मिंग पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस किया हुआ है, जिसके अंदर हमने लिखा है कि मतलब 1 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इसमें प्रशिक्षण देंगे, नेचुरल फार्मिंग किस तरीके से की जाए इसको लेके। और इसी को लेके भारत ने जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया है कि हम जो है वो धान और गेहूं पर सिर्फ अवलंबित ना रहते हुए हमने बाकी की, भारत एक शाकाहारी देश है तो हमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से हम लोग अलग अलग, जैसे मिलेट्स हो गए, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ऑयल सीड्स, इन पे फोकस करेंगे। ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो ये भी एक ध्यान में रखा गया है इसमें कि भारत का जो ऑयल सीड्स का जो इंपोर्ट है वो हमारे टोटल इंपोर्ट का 3rd रैंक पे आता है। सबसे ज्यादा 3rd रैंक पे हम लोग इंपोर्ट ऑयल सीड्स का करते हैं। तो इस वजह से हम लोग ऑयल सीड्स पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता इस पे इसको डाला हुआ है। किस किस को? ऑयल सीड्स में इन्होंने डाला हुआ है मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सिजमी मतलब तिल जो होती है, सोयाबीन है, इस पे फोकस किया हुआ है इस बार के बजट में। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करने की बात करी हुई, तो टेक्नोलॉजी में हमने 109 न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स इस पे ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे धान की फसल जो है वो खराब हो जाती है फ्लडिंग की वजह से। गेहूं जो है वो इरेटिक रेनफॉल की वजह से खराब हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग एक हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड लाने की भी इसमें बात करी गई है। इसी के साथ साथ जो इंटरिम बजट भी आया था उसमें हमने नैनो जो डैप है वो हम लोग हमारे फर्टिलाइजर्स में एज अ फर्टिलाइजर डालेंगे, वो क्रॉप्स में यूज करेंगे। और इसी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग डेयरी फार्मिंग पर भी फोकस करेंगे, ताकि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के फार्मर्स है उनकी भी रोजगारी बनी रहे अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी तरीके का क्रॉप लॉस होता है। तो इस तरीके से हमने एक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इन चीजों पे सर फोकस किया हुआ है। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया। अब हम थोड़ा सा सरल स्वर से जाएंगे कि आप हमको बस ब्रीफ में आप ये बता दीजिए कि प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर के साथ रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, क्योंकि आज गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि अब वो प्रोडक्टिविटी चलेगी नहीं। लोधा सब बहुत सारे प्लान करेंगे, लेकिन वो सब एक बार उधर से नेचुरल डिजास्टर आएगा और कोई ना कोई साइक्लोन आएगा, वो बात समाप्त हो जाएगी। तो उसको रेजिलियंस करने के लिए क्या करना होगा? सीड्स को बदलना होगा या उस तरह से कुछ क्लाइमेट सॉइल को चेक करना होगा। तो ये आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या करती है, कैसे बचाए? सर क्लाइमेट के साथ एग्रीकल्चर में 4 लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी जल स्रोतों के साथ, वाटर रिसोर्सेज के साथ। वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे, वर्षा भी इनऑर्डिनेट हो जाएगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी। जैसे सर अभी बता रहे थे कि ड्राई लैंड फार्मिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि पानी कम होगा। दूसरा, जो हमारे पास जिस प्रकार के बीज हैं, सीड्स हैं, क्या वो बीज इतने उच्च तापमान पर उतनी अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ये क्या दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस पर भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा।
तीसरा, मृदा की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी क्या है, मृदा गुणवत्ता क्या है, आगे आने वाले समय में क्या इसी मृदा और इसी गुणवत्ता के पर हम खेती कर सकते हैं, अथवा हमें किसी नए प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना होगा या नए प्रकार की चीजों का उपयोग करना होगा, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। और चौथा, इन सब की मॉनिटरिंग, कैसे इसको हम मॉनिटर करें। इतनी बिखरी हुई चीजें होंगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम होगी। जैसे इस साल भी अगर हम देख रहे थे तो हीट वेव ने ही प्रॉब्लम कर दिया नॉर्थ इंडिया में। अगर 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर जा रहा है, जिसका एक प्रिलूड भी हमको देखने मिला खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में उन समय पर जब दलहनों की खेती होती है, और दलहनों की खेती के समय फार्मलैंड का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री और 45 डिग्री से ज्यादा जा रहा था, खासतौर पर उड़द और इस तरीके की जो दालें थी उसमें। तब इस पर भी एक प्रॉब्लम होगी। तो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सबको देखना होगा। इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले इरिगेशन पे बात करते हैं, माइक्रो इरिगेशन पर। माइक्रो इरिगेशन जहां पर हम कई नई प्रकार की तकनीकें उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हम पानी की एफिशिएंसी, जल उच्च गुणवत्ता के साथ उसका सिंचाई की जा सके, अथवा वाटर एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकें, उसके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकें, जल स्रोतों का मैनेजमेंट हम कर सकें, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, डोम इरिगेशन, पिट इरिगेशन, पॉट इरिगेशन, इस पर ध्यान दिया जाता है, ताकि कम जल स्रोतों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उपयोग किया जा सके या उनको उगाया जा सके। दूसरी तरफ मृदा अथवा सॉइल क्वालिटी पर भी हम चेक करते हैं। सॉइल क्वालिटी को चेक करने के लिए हम अलग अलग तरीके से समय अनुकूल सॉइल में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है उसको चेक किया जाता है, प्लस ऐसे न्यूट्रिएंट सॉइल में मिलाएं जिनसे जल का अवशोषण सॉइल में बढ़ जाए और ज्यादा समय तक मॉइस्चर रिटेनेंस रह सके, ताकि हमें बार बार उसकी इरिगेशन ना करनी पड़े, सिंचाई ना करनी पड़े। इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तीसरी तरफ हम जब देखते हैं तो उच्च गुणवत्ता की बीजों का भी हमें निर्धारण करना होता है, ऐसे बीज जो उच्च तापमान पर भी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकें। भारत सरकार इस पर भी काम कर रही है। अभी अगर हम देखेंगे तो सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बाद माइक्रो इरिगेशन को जोड़ा गया, सॉइल हेल्थ कार्ड को जोड़ा गया। इसके बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के हिसाब से कुछ नए न्यूट्रिएंट्स भी डिफाइन किए गए जो सॉइल में मिक्स किए जा सकते हैं, जहां पर सैलिनाइजेशन ज्यादा हो रहा उन जगहों पर। प्लस इसके बाद अभी भारत सरकार ने आगे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए 190 प्रकार की विभिन्न बीज की वैरायटी भी मार्क की हैं, जो बता सकती हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अथवा उच्च तापमान में हम उच्च गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ जैसा कि सर अभी बता रहे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, पेस्टिसाइड की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी सरकार इसको लेकर के जा रही है। 1 करोड़ नए किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ अथवा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम ले जाएंगे, कार्बनिक कृषि की तरफ ले जाएंगे, जहां पर नेचुरल तरीके से हम बायो पेस्टिसाइड अथवा अन्य ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज बना सकें, ताकि हम अपने पेस्टिसाइड के उपयोग कंजम्पशन को कम कर सकें और उसका उपयोग कम करके हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को बना सकें। साथ में बायो फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग हम करेंगे नेचुरल फार्मिंग में, जहां पर जो डीएपी है अथवा यूरिया है उस पर होने वाले खर्च को भी हम कम कर सकते हैं, और साथ में सॉइल पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिर्फ इससे नहीं होगा कि आप इरिगेशन को कम कर लीजिए या बीज की गुणवत्ता को बढ़ा लीजिए, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच होगी जो सरकार ने अभी नेचुरल फार्मिंग पर एम्फेसिस करके इंडिकेट भी किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यू हैव गिवन द वेरी एप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब देखिए, विकसित भारत के 9 प्रायोरिटीज। एक तो विकसित भारत ही हमें कुछ हाई प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव लगता है, क्योंकि जो विकसित भारत के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमारा $2,500 पर कैपिटा इनकम पर एनम है। तो $2,500 से अगर हम किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम पर जाना चाहेंगे तो हमको 9% का ईयरली ग्रोथ चाहिए, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट दिख रहा है, या फिर हमें तो नेट जीरो का ऑब्जेक्टिव है, या जो हमें इन्वायरमेंट से एडजस्ट करना है उसको लेकर। लेकिन एक उम्मीद बंधी हुई है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स से, और इसमें 9th नंबर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म शब्द का यूज किया है। लेकिन हमें एक चीज नहीं समझ में आता गौरव सर, कि अब इसका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करना है तो सबसे पहले इसको टकराना पड़ेगा एग्रीकल्चर।
और 2020 में इनको किसानों से टकराहट हो चुकी है, ये पीछे हट चुकी है सरकार। अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में कैसे लाएगी, एमएसपी में कैसे, क्या इसके लिए पेजेंट्स तैयार होंगे? दूसरी बात है लैंड और लेबर रिफॉर्म। तो लेबर रिफॉर्म्स के मोर्चे पे इसने जो किया है वो नाकाफी है, आप भी ध्यान में इस बात को कि नाकाफी है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। एंड लैंड रिफॉर्म्स के मोर्चे पर एक किसान लॉबी इंडिया का स्ट्रॉन्ग होते हुए तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बी पेसिमिस्टिक, जी सर, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं यहाँ प्रैग्मेटिक हूँ। आप इस पर बताइए कि इसमें क्या है। जी सर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स है। तो ये सब रिफॉर्म्स हुए हैं मुख्य रूप से बजट को लेकर, बैंकिंग को लेकर, या फिर एक दो और सेक्टर में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में या फिर लेबर में या लैंड में, इन तीनों ही एरियाज में रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। कारण ये तीनों ही बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज हैं। और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक जो रिफॉर्म ऑलरेडी बहुत अच्छे रूप से हम कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक हमारा मुख्य मुद्दा अगले जनरेशन रिफॉर्म्स में है कि बैंकिंग सुविधाओं को ना केवल सब लोगों तक पहुंचाना, उनको फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर लाना, अब उसमें सेफ्टी की ओर भी आगे बढ़ना। तो ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में एक मेजर चैलेंज है। हाउ डू वी इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन में हम 2 स्टेप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो हो गया, एक ये एरिया हो गया जिसको हमें आने वाले वर्षों में देखना है। दूसरा एक एरिया हमारा है कि हमें कैसे बजट में आगे रिफॉर्म्स करते हुए टैक्स के दायरे में अधिक से अधिक जनसंख्या को लाना है। जैसा अभी सर ने भी कहा था कि 2 ही प्रतिशत लोग या 2 ही करोड़ लोग भारत में मुश्किल से डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो लगभग सभी पर लग जाता है, किंतु डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम लोग पे करते हैं। तो कैसे हम अधिक से अधिक जनसंख्या को टैक्स के दायरे में लाएं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें अगेन एग्रीकल्चर की समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर हमारे टैक्स से बाहर है। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता और इसका लाभ सभी धनी व्यक्ति भी भारत में ले लेते हैं, क्योंकि जमीन सब लोग खरीद लेते हैं और उसके बाद अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूपहोल भी है और इसको हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। किंतु राजनीतिक रूप से ये एक ऐसा चैलेंज है कि अभी जल्दी से होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। तीसरा, जैसा मैंने बताया, एक तो हमारा बैंकिंग रिफॉर्म्स जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिटरेसी और सिक्योरिटी, और दूसरा टैक्स नेट को या टैक्स बेस को बढ़ाना। 2 एरिया ये हो गए। तीसरा एरिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को या प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर सरकार ने कुछ किया है, किंतु ये पूरा नहीं बनेगा। इससे पूरी तरह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। हमें किसानों के खेती करने के कुछ तरीकों को बदलना पड़ेगा और जैसा सर कह रहे हैं, किसान और सरकार इसमें एक पेज पर या सामंजस्य की स्थिति में नहीं है। सरकार कुछ रिफॉर्म्स करना चाहती है, किसान उसको शायद समझ नहीं पाते हैं, और या फिर सरकार उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो अगर हम किसानों को इस ओर मनाना चाहते हैं कि आप पानी का उपयोग कम कीजिए, तो किसानों को लगता है कि सरकार ये हम पर दबाव डाल रही है और बड़ी कंपनियों पर या बड़े होटलों के स्विमिंग पूल पर कोई दबाव नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण लाकर हमेशा इस बात को काट दिया जाता है। किंतु ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनको आने वाले समय में हमें दूर करना है। एक और जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होगा, जिसका सरकार ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुकी है, वो है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो लागत वस्तुओं की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगती है, वो लगभग 14% है। अगर मैं ये बोतल 100 रुपए की खरीदता हूँ, तो इसमें 14 रुपए लगभग इसको एक जगह से दूसरी जगह इसका रॉ मटेरियल या इस बोतल को मुझ तक पहुंचाने में लगे हैं। दुनिया में या पूरे विश्व में इसका जो एवरेज है वो 9% है। तो भारत में ये उससे 1.5 गुना अधिक है, जिसके कारण हर वस्तु भारत में महंगी हो जाती है। और यही एक कारण भी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हम चाइना के सामने थोड़े पिछड़ते हैं, क्योंकि चाइना का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम है। तो चौथा हमारा जो आगामी रिफॉर्म्स होंगे, जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है, उसमें ये है कि हमें अपने जो दूरसंचार के माध्यम है, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म्स करने हैं। उसको स्पीड को भी बढ़ाना है, उसकी लागत को भी कम करना है। तो इसको लेकर ऑलरेडी सरकार एक न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2026 बना चुकी है। हालांकि उस पर अभी तक कितना
प्रोग्रेस हो चुका है, ये हमारे पास डेटा सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि ये पॉलिसी केवल 2 वर्ष पहले आई है। किंतु हम मानकर चलते हैं इस क्षेत्र में भी कुछ सुधार हो रहे हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से हमारे आगामी रिफॉर्म्स हैं जिनको हम होता हुआ देखेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन लोधा सर से करना चाहेंगे, क्योंकि इशू तो पूरे 9 है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर अभी बात कर चुके हैं आप, तो वो ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा लोधा सर से कि एक अर्बन डेवलपमेंट एक इशू 9 प्रायोरिटीज में एक अर्बन डेवलपमेंट भी एक इशू दिया हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि बहुत पहले एक पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था जो हमारे एक्स अब्दुल कलाम जी। हाँ, जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई, हम अगर अर्बन को ज्यादा बढ़ाने से, जिस कहाँ से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, सौरभ सर को भी नाराजगी होगी, भाई अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम रूरल में अर्बन का फैसिलिटी दे के रूरल को ही डेवलप करने की कोशिश करें। तो अर्बन डेवलपमेंट हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालें। सर, जैसे यूएन की भी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि भारत का जो अर्बन डेवलपमेंट है, ये ज्यादातर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रूरलाइजेशन है। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ना 2 तरीके के अर्बन डेवलपमेंट होती है। एक होती है अर्बन पुल और दूसरा होता है रूरल पुश। भारत में जो अर्बन डेवलपमेंट होती है वो ज्यादा करके रूरल पुश की वजह से होती है। अब इसके पीछे कई सारे कारण है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम होने की वजह से कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कम हो जाती है। इसी के साथ साथ रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ रूरल एरियाज में बाकी किसी भी तरीके का अन्य एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो एग्रीकल्चर से छोड़ के नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिसे कहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने के कारण जो एक वहां का आदमी है वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव करने की सोचता है। तो इसी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यूं नहीं है कि भारत में अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो अर्बन एरिया का, सर ने पूछा कि अर्बन एरियाज किस तरीके से एक रोल प्ले करेगा भारत के एक डेवलपमेंट, तो भारत में जो अर्बन पुल का जो मैटर है, जिसमें अर्बन पुल कैसे होगा, अगर हम अर्बनाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी अगर फोकस करें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसके अंदर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो गई या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, जब इसमें हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे ज्यादा, तो उस वक्त एक अर्बन एरिया में डेवलपमेंट आएगी। तो जो एक गैप क्रिएट हो रखी है कि अर्बन एरिया में लोगों के पास जॉब नहीं है, मगर अर्बन एरिया में रहने खाने पीने का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर उतना एक्सपेंडिचर, उसके रेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक गरीब आदमी जो रूरल एरिया से वहां पे शिफ्ट किया वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा उसको। इसी वजह से ना वो रेंट पे घर में रह पाता है, खरीदना तो बहुत दूर की बात होती है, और जो एक बेसिक एक्सपेंडिचर है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता। इस वजह से वहां पर एक अर्बन एरियाज में स्लम डेवलपमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इसी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज में क्या किया हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि अर्बन एरियाज को ही पूरक साबित होने के लिए रूरल एरिया में भी गवर्नमेंट ने इस बजट में लाया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की, जिसके अंदर 1 करोड़ घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में लाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ घर दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में भी किए जाएंगे। तो सर ने कहा कि पूरा एक सिस्टम हुआ करती थी जिसमें अब्दुल कलाम, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि अगर हमें अर्बन एरियाज को डेवलप करना है तो हमें रूरल एरिया पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो एक डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन है जिसमें रूरल एरिया से अर्बन की तरफ लोग मूव करना शुरू कर देते जस्ट बिकॉज उनको वहां पर ना रहने खाने पीने की या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, तो रूरल एरिया को डेवलप करें। इसी दिशा में जो पहला कदम है वो है वहां पर एक बेसिक फैसिलिटी, जैसे लोगों को रहने के लिए एक सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, जिसमें उनके घर में किचन से लेके वॉशरूम की सुविधाएं वगैरह सब कुछ रहे उस घर के अंदर। एक बेसिक जो घर होता है वो सुविधाएं रूरल एरियाज में भी मिले, लोगों को दूर दूर तक जो है वो वॉशरूम्स के लिए ना जाना पड़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 करोड़ घरों का जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है इसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर।
कहीं ना कहीं ये अर्बन डेवलपमेंट की तरफ भी एक पहला पहला स्टेप हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी फोकस किया, जो गौरव सर ने बात करी थी उनके वक्तव्य में। ओके, थैंक यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहेंगे सौरभ सर से, क्योंकि इनका एरिया है, इन 9 प्रायोरिटीज में एक बड़ी प्रायोरिटी है, वो है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम चाहेंगे संक्षिप्त में आप हमें ये बताएं कि कैसे ये फिर हमें एक बजट में कॉन्ट्रडिक्शन है। एजुकेशन में तो आउटले कुछ बढ़ा नहीं और एजुकेशन को हाईलाइट नहीं किया गया। इट वाज द फर्स्ट बजट की मैं पिछले 3 to 4 ईयर से देख रहा हूँ जिसमें एजुकेशन पर मैंने कोई स्पेसिफिक चर्चा नहीं दी। दूसरी बात है कि रिसर्च और डेवलपमेंट का भी बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया हेल्थ सेक्टर का भी है जिसमें भी हम कोई उसमें ऐसा कोई इनिशिएटिव देख नहीं रहे। तो कैसे हम इसको फिर आगे बढ़ा पाएंगे इस प्रोग्राम को, इनोवेशन? सर इनोवेशन में एक लूप होल तो सरकार की योजनाओं में पहले भी रहा है, क्योंकि जितने भी जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसकी फंडिंग को सरकार ने कम किया था पहले। उसके पीछे रीजन भी है। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं एक वॉशिंग थी। वॉशिंग का मतलब यह है कि बहुत सारा फंड ऐसा भी था जो रिसर्च में न जाकर के गैर रिसर्च के पर्पज में वेस्ट हो रहा था सरकार के अकॉर्डिंग, जिसको ट्रिम डाउन करने के लिए सरकार ने इनोवेशन में थोड़ा सा पैसा कम किया था या रिसर्च में पैसा कम किया। अब उसके बाद सरकार ने नेशनल रिसर्च एलोकेशन फंड बना दिया है एक नया इस बजट में। इसमें क्या होगा कि एक नए धुरी से, एक नए तरीके से रिसर्च और रिसर्च ओरिएंटेड चीजों पर ज्यादा खर्च किया जा सकेगा, जो इस बजट का एक प्रिजम्पटिव आइडिया लगता है। उससे यह होगा कि हम टारगेटेड एरियाज में जहां पर इनोवेशन की खास तौर पर जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन की बहुत जरूरत है, एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एफिशिएंसी के क्षेत्र में इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा जरूरत है, नए ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया या हाइड्रोजन हो गई या और भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्ट्रेटजीज, उसमें इनोवेशन की बहुत जरूरत है। तो एक तरीके से पहले सरकार बंधी हुई थी कहीं ना कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ही फंड देने में, इनोवेशन कराने के लिए, लेकिन एक सेपरेट फंड बना के कहीं ना कहीं सरकार अब ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को बल्कि प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी कहीं ना कहीं प्रोपेल कर सकती है आगे आने के लिए, इनोवेशन देने के लिए। और जो कि हम जैसे विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं और ट्रांजिशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या न्यू एज टेक्नोलॉजीज, न्यू एज इकोनॉमी की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें इनोवेशन मूल रूप से आ जाता है। अब इसके सपोर्ट में बहुत सारी जगहों पर स्किल डेवलपमेंट में भी इस बजट में योजनाएं बनाई गई, जहां पर ना सिर्फ युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी इनोवेशन में लाने के लिए अथवा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्रमुख रूप से योजनाएं बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ आगे कदम बढ़ा सकेंगे इस नए फंड के बनने से भी, ये भी एक प्रिजम्पटिव आइडिया दिखता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव तो था, कहीं ना कहीं रिसर्च में फंड कम देने का एक दबाव तो था, तो एक नए इनोवेटिव फंड के साथ ये दबाव थोड़ा सा कम होगा। ये फंड कैसे आगे काम करेगा वो अगले बजट या आगे आने वाले 2-3 महीनों में हमको समझ में आ जाएगा कि बजट किस तरीके से काम करेगा। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा सर कि 2-3 जगहों पर थोड़ा सा बजट से डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 प्रायोरिटी एरियाज की बात करते हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है रूरल डेवलपमेंट या रूरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात कर रहे हैं, रूरल सोशल कम्युनिटीज पर बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर उनकी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर पर बजट में अभी भी बहुत कम फंड दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन पर भी अभी कम फंड दिया गया, ऑल्दो डिजिटल एजुकेशन पे फंड दिया गया है बजट में, पर ये थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बजट से, जहां पर हम क्रिटिसिज्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन सरकार थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकती थी। थैंक यू। और एक एक्चुअली मेरा तो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मुझे 1-2 इश्यू ऐसा लगता है कि बच्चों को जानना चाहिए, तो शॉर्ट में जरा सा आप हमें लोधा सर बताएं कि जो मिनरल्स है उसके ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा एक एरिया है, और जो हमारा पूरा ओवरऑल बजट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश संक्षिप्त में 2 मिनट्स में डालिए। सर अभी इस बजट में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, उसके ऊपर की कस्टम ड्यूटी जो है वो हटा दी है।
अब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो अगर आप देखें भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करी हुई है जिसके अंदर 14 देश है। 14 देश में से 13 देश इसमें डेवलप्ड कंट्रीज है और अकेली एक विकसनशील देश है जो डेवलपिंग कंट्री है वो है भारत। अब ये 14 देशों का जो संगठन है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना का जो मिनरल्स के ऊपर डोमिनेंस है उस डोमिनेंस को कम करने के लिए तो भारत ने जो ये 25 क्रिटिकल मिनरल्स इस पे जो कस्टम ड्यूटी हटाई है और वो भी स्पेसिफिकली आप देखो लिथियम कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में है, जो इसके रिजर्व्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा है। वो दुनिया का आधे से ज्यादा मिनरल लिथियम रिसोर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत ने ये स्टेप्स इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक जो मिनरल इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ हो सके और कहीं ना कहीं ये एक चाइना के डोमिनेंस को कम करने की नीति में भी काफी काम आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब बस एक मुद्दा मुझे और भी रह गया है जो गौरव सर से मैं 2 मिनट में जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा जिस समय से अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना लाई जी उसके सर। बाद एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बड़ी प्रायोरिटी एरिया हो गई जी सर। और इस बजट में खासकर उसको फिर हाईलाइट किया गया है, जैसे अमृतसर जी सर। कलकत्ता कॉरिडोर का है जो गया से होकर भी गुजर रहा है, जी सर। जो बड़ा खास के मैं उसको लेके बहुत ही इमोशनल हूँ। तो अब इसमें संक्षिप्त में 2 मिनट में आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर का में इस बजट का कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन। सर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट एक तो डायरेक्टली बढ़ाया गया है जिसमें सागरमाला योजना, जिसमें एक नया पोर्ट अनाउंस किया गया, बिहार के लिए एक नया एयरपोर्ट पहले से ही चला हाँ सागरमाला, लेकिन उसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया। और इसी प्रकार बिहार में एक नया एयरपोर्ट और एक नया टूरिस्ट सर्किट जिसमें राजगीर और नालंदा को फिर से डेवलप किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें जीवन जल योजना, इस पर बहुत अधिक खर्चा बढ़ाया गया है जिससे ताकि साफ पीने का पानी भी मिल सके। तो पानी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जोड़ा गया है ताकि पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके। तो इस प्रकार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हम ट्रेडिशनल देखते थे कि खाली उसमें हम पावर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट 2 चीजों की बात करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे को भी थोड़ा बढ़ा दिया है जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें यूपीआई के ऊपर जैसे जो हम खर्च कर रहे हैं, एक तरह से हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जिसमें हमारे सारे व्यापारी जुड़ते जा रहे हैं। तो इसके दायरे को बढ़ाकर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से अनेकों प्रकार के लाभों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये सबको लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे इस बार एग्रीकल्चर में बात की है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें आपका जो सारा डेटा है फार्मर का, लैंड रिकॉर्ड्स, उसका सारा एरिया का, विलेज का सैंड रिकॉर्ड्स, वो सब अवेलेबल होगा। तो किसान क्या करेगा, उसके लिए पहली बार अब ये पॉसिबल होगा कि वो एक वेबसाइट पर लॉगिन करेगा और देखे मेरा राज्य, मेरा जिला और फिर उसके बाद मेरा गांव, और वहां पर उसे मिल सके कि आपके गांव में इस प्रकार की सॉइल एंड मृदा है और गिवन अब जैसा आने वाला क्लाइमेट है वेदर रिपोर्ट के साथ कंबाइन करके इस साल आपके लिए ये वाली क्रॉप उगाना बेहतर होगा, इस प्रकार की रिपोर्ट वो जनरेट कर पाएंगे। तो इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम अपने स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहेंगे, इतना लंबा उन्होंने सुना, क्योंकि मैं 1 आवर में इसको चाहता था समअप करना, लेकिन इश्यूज इतने हैं कि उसको इससे कम में समअप करना मुश्किल हो जाता। तो फिर हमारा देखिए मंथन प्रोग्राम आता रहेगा, हमारी टीम आपके लिए काम करती रहेगी, क्योंकि अभी नए क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रहे थे, तो थोड़े दिनों के लिए हमने मंथन से अवकाश लिया था। अब हम करंट पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएंगे एंड आई थिंक कि दैट विल इम्प्रेस यू और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सबसे बड़ी बात है हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक। तो आज मैं इस डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करता हूं और अपने फिर जो पूरे टीम मेंबर्स उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस प्रोग्राम में इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू अगेन।